जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस को एक अच्छा नेता मिल गया है, क्योंकि जब देखिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का बुरा समय आता है, तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नदी की धार में बहना चाहते हैं और अपने जो पार्टी है, अपना जो संस्था है, संगठन है, बुरे समय में उसका साथ न देकर वो अच्छे ठिकाने खोजना शुरू कर देते हैं। और कांग्रेस के इतिहास में तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2013 में कुछ जुमले दिए गए थे, कुछ आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को खड़ा करके एक आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसमें बहुत सारे किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता उभरे थे और ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। जब बाद में जांच हुई, कोर्ट में उसकी इंक्वायरी हुई, तो पता चला किसी भी केस में कोई तथ्य नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई थी, मोदी जी की सरकार तो बन गई थी 2014 में। मोदी जी ने भी वादा किया था हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं पे अत्याचार बंद होगा, किसानों की आमदनी डबल होगी। लोग झांसे में आ गए। तो 2014 का चुनाव तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीता, क्योंकि जनता में उस समय एक अध्यापक के रूप में मैंने महसूस किया था कि जनता में एक ऐसी भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो गई है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट सरकार है और मोदी जी में उनको एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही थी और साथ में ये सब जुमले थे। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बन गई, लेकिन 2019 में जब मोदी जी की जो एक्सेप्टेंस है वो कम होती जा रही थी और ये लग रहा था कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और वही हाल होगा जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था और कांग्रेस सरकार बन गई थी, वैसा ही लग रहा था। लेकिन फिर वो आपको पता ही है पुलवामा में क्या हुआ, आरडीएक्स आया, पता नहीं चला आरडीएक्स कहां से आया, सब कुछ हुआ और एक सहानुभूति की लहर लाशों के आधार पे हमारे जवानों की मौत के को भुनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में भी बन गई। 2024 में संविधान पे बदलाव की बात की बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लेकिन चुनाव आयोग तब तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ चुका था। तो 2014 का चुनाव तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन 2019 और 2024 का चुनाव अगर चुनाव आयोग शेषन जैसा चुनाव आयोग होता तो भारतीय जनता पार्टी न जीतती, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, इसके बाद चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से हटाया और जैसे उसमें जब ये सिलेक्शन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का हुआ, उसमें राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नियुक्त हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से बाहर कर दिया गया और अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बैठ के ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को नियुक्त कर दिया। और जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि संविधान के प्रति जो उसके कर्तव्य है उसका निर्वहन करते, लेकिन राजीव कुमार जी ने और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने चुनाव आयुक्त का जो उत्तरदायित्व था उसको नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और एक बिल्कुल मन की बात करनी शुरू कर दी कि लीडर ऑपोजिशन की बात का जवाब मत दो और खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और गोदी मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाओ। अब ऐसे समय में बड़े बड़े कांग्रेस के 40-40 साल के पुराने खानदानी खांटी नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। लिस्ट क्या बताएं, आपको पता ही है। अशोक चव्हाण हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, बिट्टू हो, आरपीएन सिंह हो, सिंधिया जी हो, बहुत असंख्य लोग ग्रीन पास्चर, हरी घास देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता थे कांग्रेस के जो छाए रहते थे टीवी पे और संबित पात्रा से कितने करोड़ में जीरो होते हैं पूछते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए बहुत सारे लोग। तो ऐसे समय में कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे नेता को ढूंढा जाए या ऐसे नेताओं को ढूंढा जाए जो कि कांग्रेस की मूल सिद्धांतों पे अडिग हों, कांग्रेस को मजबूत करें, जड़ों से मजबूत करें और प्रलोभनों में ना आए और
जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएं उसकी भी चिंता न करते हुए कांग्रेस को मजबूत करें। इसमें बहुत सारे नेता हैं, जिसमें जयराम रमेश हैं, अजय माकन हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल जयहिंद हैं, जिनको अभी भी ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर रतन लाल हैं, और गौतम साहब हैं, जिनको SC ST कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और लेकिन इन लोगों ने जो कांग्रेस के हित में काम कर सकते थे किया, और कांग्रेस के लिए निष्ठा से काम किया, और प्रलोभनों में नहीं आए, मुकाबला करते रहे। लेकिन इनके खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया गया। हमने देखा होगा मीडिया के अंदर दो प्रकार के गुट हैं। एक तो गोदी मीडिया है, जो पूरी तरह से पत्रकारिता को छोड़ चुका है और दंडवत हो चुका है सत्ता पक्ष के सामने, और दूसरा पक्ष है यूट्यूबर्स का है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो गोदी मीडिया है उसकी व्यूअरशिप कम होती जा रही है और यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। लेकिन यूट्यूबर्स में भी दो प्रकार के गुट हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे मानहानि हो सकती है, किसी का अपमान हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, मैं पत्रकार तो हूं नहीं। ये अलग बात है कि आज यूट्यूब में आने लगा हूं, गोदी मीडिया में जाने लगा हूं अपनी बात कहने के लिए, बिना सिद्धांतों से समझौता किए हुए। लेकिन यूट्यूबर्स में भी दो प्रकार के यूट्यूबर्स मुझे दिखाई पड़ रहा है। एक वो यूट्यूबर्स हैं जो राहुल गांधी पे विश्वास करते हैं, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं, और हर परिस्थिति में समझते हुए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं, और यही एक विचारधारा है जो देश को मजबूत कर सकती है। किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म न करते हुए राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। और यूट्यूबर्स में एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि अपने व्यूज बढ़ाता है, ये मानते हुए लोग कि वो यूट्यूबर हैं और कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, और लोग सहानुभूति भी होती है, उनके व्यूज भी बढ़ते जाते हैं, लाखों करोड़ों में व्यूज होते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही चुनाव कोई आता है, कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल गिनाने लगते हैं, और उसमें जितने भी लोग मैंने अभी तक संदर्भित लिए, उसमें सारे के सारे लोगों को ये बदनाम करना और स्लीपर सेल बताना शुरू कर देते हैं। इनके हिसाब से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्लीपर सेल हैं, अजय माकन भी स्लीपर सेल हैं, सुरजेवाला भी स्लीपर सेल हैं, जयराम रमेश भी स्लीपर सेल हैं, मतलब सभी स्लीपर सेल हैं। और क्योंकि जनता इन पे विश्वास करती है, व्यूअर्स इन पे विश्वास करते हैं, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी बनी होती है। तो वो जब टैगलाइन दिखती है कि स्लीपर सेल पकड़ लिए, हमने पकड़ लिए, और उससे वो विश्वास करने लगती है और कांग्रेस का हित हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। तो तीन श्रेणी में आप बांट सकते हैं, गोदी मीडिया, एक वो यूट्यूबर जो सिद्धांतों में अड़े गए हैं, और एक वो यूट्यूबर जो चुनाव के पहले स्लीपर सेल गिनाने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने लगते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की किस्मत अच्छी है कि उनको एक नेता, और उनको भी स्लीपर सेल बताने में ये यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया लगे हुए हैं। उनका नाम है कृष्णा अलावरू, जो अभी एडवाइजर ऑब्जर्वर बना के राहुल गांधी ने अपनी टीम के कर्मठ व्यक्ति को भेजा। ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार के अंदर कांग्रेस मजबूत हुई, ग्राउंड लेवल पे हुई, अति दलित अति पिछड़ों के बीच में सहानुभूति उनके लिए जागृत हुई। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि बिहार के अंदर का टॉलेस्ट लीडर कोई है वो तेजस्वी यादव है, और कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे तभी वो वहां पे चुनाव आयोग के सहयोग प्राप्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हरा पाएंगे। तो एक तरीका तो ये होता, जो ऑब्जर्वर जाता वो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के सामने समर्पण कर देता। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध किया। लेकिन कृष्णा अलावरू ने सारे विरोधों और सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद और स्लीपर सेल पुकारे जाने के बावजूद जिस प्रकार से वहां टिकट के बंटवारे में काम किया, और जिस प्रकार से कांग्रेस को 61 सीटें दिलाने में सफलता प्राप्त की, और वो सीटें जो कि हारने वाली सीटें थी, हमेशा उन्हें दिए जाती थी, उसमें भी प्रतिरोध किया, और अपने कांग्रेस के अंदर जो एक निराशा की भावना पनपती है जब उन्हें अच्छी सीटें नहीं मिलती हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास किया। और ये गोदी मीडिया ने और ये यूट्यूबर्स के एक पक्ष ने
कृष्णा लावरू को भी स्लीपर सेल और बिका हुआ आदमी बताना शुरू कर दिया। और अगर किसी भी एक डिस्कंटल्ड आदमी ने कृष्णा लावरू के खिलाफ बात की, और इसके साथ साथ कृष्णा लावरू ने गठबंधन को भी मौजूद रखा, गठबंधन भी नहीं टूटने दिया, और मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को महागठबंधन में जोड़ के एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना दिया। तो मैं ये मानता हूं, एक निवेदन भी करता हूं यूट्यूबर्स का बिना नाम लिए हुए, कि जो लोग चुनाव के पहले अचानक अलग प्रकार का रूपरेखा प्रस्तुत करने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगते हैं और इनडायरेक्टली गोडसे का समर्थन करने लगते हैं और गांधी को इनडायरेक्टली अपोज करने लगते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, उनमें राय देने के बजाय कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए और फिर बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बजाय कि जो राहुल गांधी के विश्वस्त लोग हैं, इलेक्शन के पहले आप कांग्रेस में कमियां निकालने लगे, स्लीपर सेल गिनाने लगे और इलेक्शन के 2 महीने पहले तक आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए और क्रेडिबिलिटी बढ़ा के आप कांग्रेस का नुकसान करें। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, किसी की मानहानि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा एक अध्यापक के रूप में विश्लेषण है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।